हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर। स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। बेटा, आप लोगों को याद होगा कि हमने कल कुछ रेशोज के बारे में जिक्र किया था। रेशो क्या होते हैं, अकाउंटिंग रेशोज क्या होते हैं। हमने कुछ उसके ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस देखी थी, कुछ फीचर्स देखी थी, प्रेजेंटेशन का तरीका देखा था कि कैसे रेशोज को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। इन चीजों के बारे में पढ़ चुके थे और मैंने आपको रोक दिया था लिमिटेशंस वाले पॉइंट पर कि भाई लिमिटेशंस हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज हम अपना लिमिटेशन के पॉइंट से ही कंटिन्यू करेंगे। ये रेशो की हमारी दूसरी क्लास है। ठीक है, पहली क्लास में थोड़ा थ्योरेटिकल डिस्कस किया था, दूसरी क्लास में भी अब थोड़ा थ्योरेटिकल करके कुछ एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल करने की भी कोशिश करेंगे। चलिए, मुझे बताइएगा आप एक बार, क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है प्रॉपर तरीके से? अगर दिखाई दे रही है तो गुड। चलिए, अकाउंटिंग रेशो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया था। मीनिंग, रेशो ऑफ रेशो एंड अकाउंटिंग रेशो हमने डिस्कस कर लिया था। देर आफ्टर हमने मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग अकाउंटिंग रेशोज के बारे में बात कर ली थी। फिर हमने बात करी थी रेशो एनालिसिस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। फिर आज हमें जो टॉपिक डिस्कस करना था दैट इज लिमिटेशन ऑफ रेशो एनालिसिस। और मैंने आपको ये कहा था कि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। इस टॉपिक को हमें अच्छे से समझना है, क्योंकि लिमिटेशंस हमारे पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, उनसे मिलती जुलती हैं रेशो एनालिसिस की लिमिटेशन। और मैंने आपको बताया था कि रेशो एनालिसिस क्या है हमारा। रेशो एनालिसिस हमारा एक टूल है। किस चीज का टूल है? टूल फॉर डूइंग टूल फॉर डूइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उनको एनालाइज करने का एक टूल होता है हमारा, ठीक है ना। चलिए, पहला पॉइंट है लिमिटेशन का, फॉल्स रिजल्ट्स इन केस ऑफ फॉल्स अकाउंटिंग डाटा। बताइए, इस बात से आप सहमत हैं बिल्कुल एकदम? किसी प्रकार की किसी को कोई समस्या नहीं है कि भाई जो जितना भी आपके पास डाटा होता है, अकाउंटिंग डाटा, अगर वो आपका फॉल्स है, गलत है, सही नहीं है, तो आप कह सकते हैं ना कि रिजल्ट भी आपके फॉल्स आएंगे। बिल्कुल कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है बिल्कुल भी। चलिए, false results in case of false accounting data. So accounting ratios are calculated on the basis of financial statements. So accuracy and correctness of ratios are totally dependent upon the reliability of data contained in financial statement. जो डाटा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होगा उस पर आपकी रेशोज क्या करेंगी, उनकी एक्यूरेसी और करेक्टनेस डिपेंड करेगी कि वो कितने एक्यूरेट हैं या कितने करेक्ट हैं। किस पर डिपेंड करेगा? रिलायबिलिटी ऑफ डाटा कंटेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू एंड फेयर, द एनालिसिस विल गिव अ फॉल्स पिक्चर। कैसी पिक्चर मिलेगी हमें? इससे फॉल्स पिक्चर मिलेगी ऑफ द अफेयर्स। जो अफेयर्स हैं, वो अफेयर्स का मतलब क्या है? हमारी स्टेटमेंट्स हैं। जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनकी हमें एक्यूरेट एग्जैक्ट पिक्चर हमें नहीं मिल पाएगी। सो होप सो पहली लिमिटेशन आपको क्लियर है। दूसरी लिमिटेशन देखिए, इग्नोर्स क्वालिटेटिव एंड नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स। क्या करता है ये? इग्नोर करता है। किसे इग्नोर करता है? क्वालिटेटिव एंड नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स। अब देखिए, हमारे यहाँ बिजनेस में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो रिकॉर्ड कर सकते थे, लेकिन ड्यू टू ऑफ द नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट और ड्यू टू ऑफ द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हम इसे रिकॉर्ड नहीं कर पाते। लाइक अकाउंटिंग रेशो एनालिसिस इज ऑल्सो ए क्वांटिटेटिव मेजरमेंट of the performance, not a qualitative measurement of the performance. Thus, it ignores qualitative factors which may be important in the decision making. Like, अगर हम बात करें कौन से हो सकते हैं, जैसे कि भाई हड़ताल कर दी एम्प्लॉयज ने तो नुकसान होगा हमें उससे। तालाबंदी हो गई, दो मैनेजर लड़ पड़े, या कोई इंपॉर्टेंट जो और एम्प्लॉय था वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला गया, उससे नुकसान होगा। लेकिन क्योंकि मॉनेटरी टर्म में नहीं है ना, इसलिए हम उसे इग्नोर करते हैं। जैसे अकाउंटिंग में इग्नोर करते हैं, वैसे ही रेशो एनालिसिस में भी उन्हें इग्नोर करके चलते हैं। थर्ड वन है इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। जो प्राइस लेवल चेंजेस होते हैं, ये उनको भी इग्नोर करता है। मींस हम जो प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं हमारे, है ना, हमने प्रिंसिपल पढ़े हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उनमें हमने देखा है कि डाटा को हम जब रिकॉर्ड करते हैं ना, तो वो
बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होता है, कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं, उनमें आने वाले उतार चढ़ाव को रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये क्या करता है, उस प्राइस लेवल चेंजेस को भी इग्नोर करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन स्टेबल मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। स्टेबल मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है, दैट इज जिस मूल्य पर आपने किसी चीज को एक्वायर किया है उसी मूल्य पर उनको रिकॉर्ड करना, स्टेबल मनी measurement principle. It means price level changes are not considered in accounting variable from which ratios are computed. So this hampers the utility of accounting ratio. और ये हमारी accounting ratios की utility को क्या कर देती है, कम कर देती है। थर्ड वन देखिए, that is personal bias. अब पर्सनल बायस की बात करें तो आपको पता है कि अगर हम अकाउंटिंग डाटा से रेशो निकाल रहे हैं तो सब्जेक्टिविटी बड़ी मैटर करती है। सब्जेक्टिविटी, हर एक अकाउंटेंट अपने अपने तरीके से क्या करता है, बायसनेस कर सकता है। मेरे हो सकता है कि मैं किसी पार्टिकुलर कंपनी के लिए रेशोज की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो मैं किसी पार्टिकुलर चीज को अलग इंपॉर्टेंस दे दूं, या कोई और व्यक्ति उसी चीज को इंपॉर्टेंस दे ही ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बात करें, हम फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल पढ़ते हैं ना, रिकॉर्डिंग ऑफ कैलकुलेटर्स। अब कैलकुलेटर मैंने परचेज कर लिया, अगर मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के व्यू पॉइंट से देखूं, मेरा ऑर्गेनाइजेशन करोड़ों का ऑर्गेनाइजेशन है और मैं उसको एज ए स्टेशनरी मार्केट एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करता हूं। जबकि दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो कि छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके लिए वो एक एसेट हो सकती है, तो जिससे उसकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो personal judgments plays an important role in preparing financial statements. Such subjectivity is inherent in personal judgment. The ratio analysis cannot be said to be free from personal biasness. So same ratios may be interpreted in different manners by the different people. So that is called subjectivity. कि कोई भी चीज किसी भी व्यक्ति के द्वारा सॉरी अलग अलग देखी जा सकती है, डिफरेंट वे में देखी जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है विंडो ड्रेसिंग। नाउ व्हाट इज विंडो ड्रेसिंग। अब आपने 11th में, हमने एक टॉपिक है हमारा 11th के बुक के अंदर, चैप्टर नंबर 3 में बल्कि, क्या है वो टॉपिक, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और उसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में एक जो है ना विंडो ड्रेसिंग नाम से एक लिमिटेशन 11th में चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन है विंडो ड्रेसिंग। और विंडो ड्रेसिंग जो है वो एक प्रकार की क्या है, किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। ये मेजर कोज हो सकता है किसी प्रकार के सीक्रेट रिजर्व्स बनाने का, सीक्रेट रिजर्व्स बनाने का, ठीक है ना। सो विंडो ड्रेसिंग मींस शोइंग अ बेटर पोजीशन देन इट रियली एग्जिस्ट। कैसे दिखाई जा सकती है, एसेट्स को बढ़ाकर दिखा दें, ठीक है, एसेट्स को इंक्रीज करके दिखा दें और लाइबिलिटीज को घटाकर दिखा दें, लाइबिलिटीज को डिक्रीज कर दें, एसेट्स को बढ़ा दें, या सीक्रेट रिजर्व्स क्रिएट कर लें, ठीक है, रियली एग्जिस्ट। समटाइम्स द कंपनीज कंसील मटेरियल फैक्ट्स, छुपा लेती है, एंड एग्जिबिट फॉल्स पोजीशन, गलत सूचनाएं प्रोवाइड करती है इन ऑर्डर टू शो बेटर पिक्चर ऑफ देयर बिजनेस। सो इन सच अ सिचुएशन रेशो में नोट बी डेफिनेट इंडिकेटर ऑफ द गुड और बैड मैनेजमेंट। तो इस सिचुएशन में हम रेशो से ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि भाई मैनेजमेंट अच्छी है या बुरी है। इट डिपेंड्स, हो सकता है कि मैं इसका यूज भले के लिए करूं ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे सीक्रेट रिजर्व का क्रिएशन। सीक्रेट रिजर्व का क्रिएशन क्यों किया जाता है, ताकि रेनी डे आ जाए, अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए, तो उस कंडीशन में मैं इसको यूज कर सकूं। तो इट डिपेंड्स। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्टैंडर्ड रेशोज। अब स्टैंडर्ड रेशो होता क्या है, स्टैंडर्ड रेशो को बोलते हैं एक प्रकार से बेंचमार्क। बेंचमार्क देखिए, एग्जैक्टली बेंचमार्क क्या होता है, जो प्री डिफाइंड हो, पहले से ही हमारे पास हो। तो ऐसा कोई सिंगल स्टैंडर्ड किसी चीज का हो नहीं सकता है ना। देर इज नो सिंगल स्टैंडर्ड रेशियो फॉर ऑल द फर्म्स अगेंस्ट विच द एक्चुअल रेशियो फर्म में बी कंपेयर्ड। अब हो सकता है मेरे लिए करंट रेशियो जो है वो 2:1 बेटर हो, और हो सकता है किसी के लिए करंट रेशियो जो है वो 4:1 बेटर हो। इट डिपेंड्स, इट मैटर्स। अगर मान लीजिए मैं कैश में काम करता हूँ तो मेरे लिए करंट रेशियो 4:1 बेटर होगा। लेकिन अगर मैं उधार में बिजनेस कर रहा हूँ, उधार में गुड्स बेच रहा हूँ, तो मेरे लिए 2:1 जो रेशियो है वो बेटर होगा। क्योंकि उधार में अगर मैंने सामान बेचा है
तो डेटर्स बढ़ेंगे, डेटर बढ़ेंगे तो कैश होगा नहीं, और कैश नहीं होगा तो करंट रेशो का यूटिलाइजेशन करते किस लिए, ताकि करंट लायबिलिटीज की पेमेंट कर सके टाइम पर, वो हम नहीं कर पाएंगे। तो इट डिपेंड्स, तो लैक ऑफ सरेंडर रेशो, हर एक के लिए सरेंडर रेशो सेम नहीं हो सकता, इसलिए ये भी एक इसका लिमिटेशन का पार्ट बन जाता है। नेक्स्ट है डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। देखिए अकाउंटिंग पॉलिसी में सिंपल सी पॉलिसी ले लें आप, डेप्रीशिएशन की, है ना, डेप्रीशिएशन की। अब डेप्रीशिएशन में हमने पढ़ा है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड से चार्ज करते हैं, एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से चार्ज करते हैं। नाउ इट डिपेंड्स कि भाई कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रही है, कोई ऑर्गेनाइजेशन रिटर्न डाउन वैल्यू फॉलो कर रही है, तो उससे भी रिजल्ट अलग अलग आएंगे, रिजल्ट का कंपैरिजन हम इजिली नहीं कर पाएंगे। इफ टू फर्म फॉलोज डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज देन देयर रेशियोज कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू रीच एनी कंक्लूजन। तो किसी कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए मतलब तक जाने के लिए हम उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे अगर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज होंगी। सो होप सो ये लिमिटेशन सबको समझ में आई होंगी। एक बार बाकी सभी को भी बोल दो, है ना, जो जो प्रेजेंट है, आकाश, अंकिता, एकांत, चिराग, हर्ष, बाकी दोस्तों को भी बोल दो बेटा वो भी क्लास को ज्वाइन करें, है ना, लाइव आ जाएं बिल्कुल एकदम, ताकि उनको भी चीजें समझ में आए, बाद में दिक्कत होगी नहीं तो। चलिए लिमिटेशंस हमने डिस्कस कर ली हैं, आइए बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ रेशो पर। सो क्लासिफिकेशन ऑफ रेशो की अगर मैं बात करूं, या टाइप्स ऑफ रेशो की मैं बात करूं, तो इनको हमने दो पोर्शन में डिवाइड किया है, आप इनको समझेंगे। एक तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग, और एक ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग। अब मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें, तो मॉडर्न अप्रोच में हमने रेशोज को कितने हिस्सों में बांटा है, चार हिस्सों में बांटा है। कितने हिस्सों में बांटा है, चार हिस्सों में। दैट इज लिक्विडिटी रेशो, सोल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। जबकि ट्रेडिशनल अप्रोच में हम इनको बोलते हैं क्या, बैलेंस शीट रेशो, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल रेशो, एंड इन दोनों का कंबाइंड कंपोजिट रेशो, कंपोजिट रेशो, ये हम शामिल करके चलते हैं। तो आइए थोड़ा सा बढ़े आगे। सबसे पहला देखिए, रेशो को चार कैटेगरी में हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। पहला है लिक्विडिटी रेशो। नाउ व्हाट इज लिक्विडिटी रेशो अगर बात करें, देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना हमें अलग अलग तरीके की बातें चेक करनी होती हैं। भाई हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैं ये बात चेक करूं कि इसके पास कैश कितना है, हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये चेक करूं कि क्या ये अपने लॉन्ग टर्म डेट्स की पेमेंट टाइम पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या मैं कहीं कहीं ये भी चेक कर सकता हूँ कि भाई इसकी परचेज सेल्स की क्या दशा चल रही है, प्रॉपर तरीके से स्टॉक बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, प्रॉपर तरीके से पैसा रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है ट्रेड रिसीवेबल से, ये क्या ये टाइमली अपने ट्रेड पेबल को पेमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर ये चेक कर सकता हूँ कि भाई इनकी लाभ कमाने की क्षमता कैसी है। तो इन्हीं के आधार पर हमने इनको चार कैटेगरी में बांटा है। पहला है लिक्विडिटी रेशियो। सो लिक्विडिटी रेशियो आर कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द फर्म्स एबिलिटी, फर्म्स एबिलिटी कौन सी एबिलिटी, टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। जो कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होते हैं उनको मीट करने के लिए हम इन रेशो को निकालते हैं। इनमें दो रेशो काफी इंपॉर्टेंट है, एक तो करंट रेशो और एक क्विक रेशो। ठीक है, एक करंट रेशो और एक क्विक रेशो। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है रेशो का वो क्या है, सोल्वेंसी रेशो। नाउ व्हाट इज सोल्वेंसी, अब हमें इसका मीनिंग अच्छे से पता है। सोल्वेंसी का मतलब होता है रीपेमेंट कैपेसिटी। किन की रीपेमेंट, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस की। लिक्विडिटी रेशो शॉर्ट टर्म के लिए, सोल्वेंसी रेशो लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज करते हैं। दीज रेशोज आर कैलकुलेटेड टू एसेस द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन as and when they become due। ठीक है, solvency of business refers to the ability of business to pay its long term liabilities। ये long term liabilities की पेमेंट की एबिलिटी के बारे में बताता है। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट रेशो जो हम शामिल करते हैं कौन से हैं, डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो जो सोल्वेंसी में आते हैं, ये हम लोग फर्दर ऑन बिजनेस स्टडी में भी कहीं ना कहीं इसके बारे में भी जिक्र कर लेते हैं। इनके बारे में थोड़ा ना थोड़ा जिक्र आ ही जाता है। चलिए
एक्टिविटी रेशो और टर्नओवर रेशो, तीसरा रेशो क्लासिफिकेशन में कौन सा है? एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो। ये वो रेशोज होते हैं जो कैलकुलेट करते हैं किस लिए? टू मेजर हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी इज यूजिंग इट्स रिसोर्सेज, कि कोई कंपनी अपने रिसोर्सेज को कितने एफिशिएंट तरीके से यूज कर रही है। इस पर्पज के लिए हम इन रेशोज को निकालते हैं। और इनमें इंपॉर्टेंट रेशोज में आते हैं हमारे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो। यहाँ पर आप देखिए नेट एसेट्स का, नेट एसेट्स को हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल देते हैं। ठीक है, नेट एसेट्स को क्या बोल देते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने आपको बताया था क्लास में कि नेट एसेट्स इज इक्वल टू योर कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसमें हम क्या करते हैं? टोटल एसेट्स माइनस में आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। आउटसाइडर लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है? नेट एसेट्स। ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। फोर्थ वन क्लासिफिकेशन में आ गया हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। दीज रेशोज आर कैलकुलेटेड टू मेजर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए फर्म। इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज में शामिल करते हैं ग्रोस प्रॉफिट रेशो, याद है ना हमने चैप्टर नंबर 21 में निकाला था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट के अंदर ग्रोस प्रॉफिट। ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो भी हमने निकाला था, नेट प्रॉफिट भी हमने निकाला था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये उन्हीं से संबंधित है, क्योंकि हम जब प्रोजेक्ट बनाएंगे ना तो हमें इन रेशोज की काफी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इसलिए इन रेशोज के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि भाई रेशोज होते क्या है। इनका क्लासिफिकेशन का ये डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा। टोटल मिलाकर हमारे पास कितने रेशो जो हमें कंप्लीट करने हैं? एक तो करंट रेशो, एक क्विक रेशो, डेट इक्विटी रेशो, टोटल एसेट टू डेट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो, नेट एसेट टर्नओवर रेशो, देन ग्रोस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो। इट मींस टोटल हमें 18 रेशो समझने हैं। टोटल कितने रेशो समझने हैं? 18। बड़े इजी इजी हैं, जैसा इनका नाम दिया है ना वैसे ये रेशो है और वैसा इनका फॉर्मूला बनेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप अगर मेरी बात पर फोकस करना है और साथ साथ नोट कर लेना है। मैं ये पीडीएफ आज शेयर कर दूंगा आपको ग्रुप में, तो आप इनको एक बार अपनी नोटबुक में, कल संडे है, आराम से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं लिक्विडिटी रेशो के बारे में। देखिए लिक्विडिटी रेशो क्या होती है, अभी अभी हम बात करके आए। जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पावर के बारे में बताए उसे हम क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो एक्चुअल में फर्म्स की एबिलिटी बताती है टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशन, short-term liabilities within an accounting period. The ratio is calculated to measure liquidity as termed as liquidity ratio, and they assess the ability of the firm to meet the short-term obligation. तो पूरी लाइन में घुमा फिरा कर एक ही बात कही गई है। जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस होते हैं ना, याद है शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन कौन से होते हैं? मैंने आपको करंट लाइबिलिटीज के बारे में बताया था, याद है? करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास क्या क्या होती हैं? एस्टोस। क्या क्या होते हैं? एस्टोस, जिसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आते हैं। तो इनकी आप टाइमली पेमेंट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये चेक करने के लिए हम लिक्विडिटी रेशियोज निकालते हैं। ठीक है, और इसको भी दो दो सेंस में कैलकुलेट करते हैं बेटा। एक तो विद इन 1 ईयर और एक विद इन 3 मंथ्स। विद इन 3 मंथ्स। ठीक है, विद इन 1 ईयर की बात करते हैं तो उसके लिए हम करंट रेशो की कैलकुलेशन कर लेते हैं, और विद इन 3 मंथ्स की बात करते हैं तो उसके लिए हम क्विक रेशो की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्विक रेशो को लिक्विड रेशो या एसिड टेस्ट रेशो के नाम से भी जाना जाता है, और करंट रेशो को वर्किंग कैपिटल रेशो के नाम से भी जाना जाता है। ये इनके नाम है, कभी कभी अलग अलग नाम से रेशो हमसे पूछ लेते हैं, तो वो भी आपको पता होने चाहिए। कहता है द कंपनी यूज्ड कॉमनली लिक्विडिटी रेशियोज में
जो कॉमनली यूज होते हैं वो कौन से हैं? करंट रेशो, क्विक रेशो, इसको लिक्विड रेशो या एसिड टेस्ट रेशो के नाम से भी जानते हैं। और करंट रेशो का दूसरा नाम मैंने क्या बता दिया आपको? वर्किंग कैपिटल रेशो। वर्किंग कैपिटल रेशो भी इसे हम बोल देते हैं, तो ये ध्यान रखना आपने। आइए बात करते हैं सबसे पहले करंट रेशो पे। ठीक है, करंट रेशो क्या होती है? देखिए, करंट रेशो के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो करंट रेशो establishes the relationship between current assets and current liabilities। हो गया नाम से क्लियर? किसका संबंध है ये? करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास? करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज। ये करंट रेशो निकल जाएगी। अब यहाँ पर मैंने आपको ये बता ही रखा है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको समझाया था क्लास में कि भाई किस तरीके से जो है बैलेंस शीट बनती है और उसमें करंट एसेट्स में क्या आता है और करंट लाइबिलिटीज में क्या आता है। इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे क्लास के अंदर। अब करंट एसेट्स में हम टोटल शामिल करते हैं क्या? CIT CSO। और करंट लाइबिलिटीज में क्या शामिल करते हैं? करंट लाइबिलिटीज में शामिल करते हैं हम लोग एस्टोस, अभी बताया था मैंने। तो इनका टोटल कर लेंगे, इनका टोटल कर लेंगे। नोट ये रखना है कि जब आप आई इन्वेंट्री को लें तो उसमें लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, जो आपका स्टोर्स है उनको शामिल नहीं करना है। और ट्रेड रिसीवेबल वगैरह लें तो उनमें प्रोविजंस को आपको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, कंप्यूटेशन का फॉर्मूला हमें समझ में आ गया कैसे निकलता है। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडिंग बाय करंट लाइबिलिटीज। सो इसको एक्सप्रेस करते हैं किसमें? प्योर रेशियो में। जैसे 2:1, 3:1 है ना। पार्टिकुलर डेट नोट फॉर ए पार्टिकुलर पीरियड, ये किसके लिए निकलता है? पार्टिकुलर डेट के लिए निकलता है, यानी एक डेट के लिए, किसी पीरियड के लिए नहीं निकलता कि भाई हम पूरे साल भर उसको यूज करते रहे। साल भर में तो उथल पुथल हो जाती है ना, सिचुएशंस बदल जाती हैं। तो इसलिए एक डेट के लिए निकलता है, ना कि एक पीरियड के लिए निकलता है। अब करंट एसेट्स में हम क्या क्या शामिल करते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। करंट एसेट्स में हम शामिल करते हैं, सबसे पहले मीनिंग समझिए। करंट एसेट्स का मतलब होता है वो एसेट्स जो इधर इन द फॉर्म ऑफ कैश होती हैं या कैश इक्विवेलेंट्स होती हैं या कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट्स विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल? देखिए, ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर कर सेल कर कर दोबारा से कैश में कन्वर्ट करने तक। यानी कैश से आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, फिनिश गुड्स बनाते हो, सेल करते हो और कैश में दोबारा से उसे कन्वर्ट करते हो। तो इस पूरी प्रोसेस में जितना समय लगता है ना उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ठीक है, चलिए इनको करंट एसेट्स में दिखाते हैं बैलेंस शीट के अंदर। दे आर शोन अंडर द हेड करंट एसेट्स बैलेंस शीट। अब क्या क्या है कंपोनेंट्स हमारे पास? करंट इन्वेस्टमेंट लेते हैं, इन्वेंट्रीज लेते हैं, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। ये सब चीजें हम इसमें इंक्लूड करके चलते हैं। अब करंट इन्वेस्टमेंट में क्या शामिल होता है? इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, प्रेफरेंस शेयर, गवर्नमेंट, ट्रस्ट सिक्योरिटी, डिवेंचर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड। अगर लिखा गया हो ना एक साल के लिए तब लेने हैं, अगर एक साल से ज्यादा के लिए है तो हम नहीं लेंगे, ये फिर नॉन करंट बन जाएंगे। दूसरे में इन्वेंट्रीज में क्या क्या लेना है? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड। क्या छोड़ना है? एक्सेप्ट लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, इनको शामिल नहीं करना। अगर ये शामिल हो तो हमें माइनस करके चलना है। ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आता है? सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल। और मैंने कहा था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हमें इंक्लूड नहीं करना, तो उसे क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। उसे क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसे लेस करके चलेंगे यहाँ पर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या आता है हमारे पास? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स, ड्राफ्ट्स इन हैंड एटसेट्रा। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में क्या आता है? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आता है जो हम दूसरे लोगों को उधार पैसा देते हैं। अदर करंट असेट्स में क्या क्या शामिल करते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, एडवांस टैक्स। ये तीन ही एलिमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, इनको हम यहाँ पर यूज करके चलते हैं। ठीक है, बताइए क्या यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आकाश, अंकिता, एकांत, हर्ष और चिराग।
यस, एकांत, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? एकांत। चिराग। थंब इम्प्रेशन आप कर सकते हैं बेटा। ओके, थैंक यू आकाश। चलिए, हम चलते हैं अब ना थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक पर। ये तो होगी करंट एसेट्स की बात। इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उस पर ध्यान करिएगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं हमारे पास। सबसे पहले, नॉन नॉन realizable portion of current investment is also deducted from the total value of current investment in order to ascertain the realizable value of current investment. Short term investment marketable securities are included in current assets. ये current assets का ही दूसरा मतलब current investment का ही एक प्रकार से दूसरा नाम होता है। Loose tool, spare parts or spares stores are shown under the inventories, but they will be excluded while calculating current assets because they are held for purpose of trading, not for converting into cash or cash equivalents. Provision for doubtful debts is deducted from the total amount of trade receivable to determine the realizable value of trade receivable. तो realizable value को लेने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोविजन को माइनस करते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसमें देखिए, सीबीएसई के सर्कुलर नंबर 43 2013 में अदर करंट अफेयर्स में केवल क्या लेते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम्स, एडवांस टैक्स, इसके अलावा और कोई चीज शामिल नहीं करते हम लोग, ठीक है ना। चलिए, करंट लायबिलिटीज देखिए, करंट लायबिलिटीज में क्या क्या शामिल होता है। करंट लायबिलिटी में सबसे पहले समझते हैं मीनिंग पर। सो करंट लायबिलिटीज कौन सी लायबिलिटीज होती हैं, रीपेबल विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। दे आर शोन अंडर द हेड करंट लायबिलिटीज इन द बैलेंस शीट। तो करंट लायबिलिटीज इनका कौन सा हेड हो गया, करंट लायबिलिटीज क्या है, ये मेजर हेड है हमारा, ठीक है ना। और इसमें ये जो बाकी रेड पेन से हमने यहाँ लिखे हैं, ये क्या है, सब इसके सब हेड्स हैं, जिनको हम शॉर्ट में याद कर लेते हैं, किससे, टोस से, TOSS, टोस से, ठीक है ना। चलिए, इनमें क्या क्या शामिल होता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पे क्या आता है, लोन रीपेबल ऑन डिमांड फ्रॉम बैंक, loans repayable on demand from other parties, loan and advances from related parties, deposits, current maturities, long-term debts, all are to be included in current liability short-term borrowings, ठीक है, short term borrowings मानते हैं इनको हम। ट्रेड पेबल में क्या आता है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, ठीक है। अदर करंट लायबिलिटीज में क्या शामिल करते हैं, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनक्लेम्ड डिविडेंड, कॉल्स इन एडवांस। आपको कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा प्रपोज्ड डिविडेंड, क्या दे देगा, प्रपोज्ड डिविडेंड, ध्यान रखिएगा। प्रपोज्ड डिविडेंड जो है वो एक कंटीजेंट लाइबिलिटी है, क्या है, कंटीजेंट लाइबिलिटी है। तो कभी भी करंट रेशो को निकालते वक्त या क्विक रेशो को निकालते वक्त इसको शामिल नहीं करना है, ठीक है, इसको शामिल नहीं करना है, ये आपने ध्यान रखना है। हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे इन कैलकुलेशन ऑफ करंट रेशो एंड क्विक रेशो, इस बात का आपका विशेष ध्यान रखना है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की बात करें तो प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट, ये सब हम इसमें शामिल करके चलते हैं। आइए, दो पॉइंट इंपॉर्टेंट इसके और देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में, बैंक ओवरड्राफ्ट इज ए कंपोनेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड टेकन एज करंट लायबिलिटी। लोन ऑन mortgage, बैंक लोन आर ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, सो दे आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन करंट लायबिलिटीज, जब तक ये बता ना दे कि ये एक साल के लिए है। हाउएवर इफ एनी पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन इज ड्यू फॉर रीपेमेंट विद इन 1 year, देन सच पार्ट विल बी ट्रीटेड एज करंट लायबिलिटी। सपोज करिए मैंने 10 लाख का लोन लिया था 5 साल के लिए, तो इसमें जो एक साल करंट ईयर का है वो तो हो गया करंट लायबिलिटी के लिए, और नेक्स्ट के जो 4 साल हो गए वो हो गए नॉन करंट का पोर्शन, ठीक है ना, नॉन करंट का पोर्शन आप ये तो मान सकते हैं, बाकी सिंपल लोन लिखा है तो वो लॉन्ग टर्म आप मानेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमें, यहाँ पर बस यहाँ तक की बात करते हैं। यहाँ पर हमने दो चीजें पढ़ ली, करंट एसेट्स में क्या आता है और करंट लायबिलिटीज में क्या आता है। आइए एक बार मैं इसका एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, किस तरीके से आप इसका क्वेश्चन करेंगे। देखिए, ये आपको बैलेंस शीट अगर दे रखी है
तो इस बैलेंस शीट के अंदर आपको क्या करना है, करंट लायबिलिटीज ढूंढनी है और करंट एसेट्स ढूंढनी है। तो यहाँ पर देखिए करंट लायबिलिटीज आपको सपोज दी गई हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एंड ट्रेड पेबल्स, दैट इज 140 प्लस 80 220। और अगर हम बात करें करंट एसेट्स की, तो हमें यहाँ दिया गया क्या, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और अदर करंट एसेट्स। अगर इनसे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट हो तो देख लेनी है, अदरवाइज इनका जोड़ और इनका जोड़ है ना, 90 60 150 220 110, इनका जोड़। तो क्या क्या बनेगा देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या हो गया करंट रेशो का, दैट इज करंट एसेट्स डिवाइडिंग बाय करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज का टोटल तो बनता है 2,20,000 रुपए। करंट एसेट देखिए, 9 और 6 15 15, 3 लाख, 3 और 2 5 लाख, 6 लाख, 6,30,000। तो ये आ गया 6,30,000 रुपए। इनको काट देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, करंट रेशो। तो इस तरीके से रेशो करने हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन इनके भी दूंगा रेशोज को निकालने के लिए, तो उनको भी आपने ध्यान रखना है। तो आप ध्यान रखेंगे बैलेंस शीट का, आपको करंट एसेट्स में क्या क्या शामिल होता है ये पता होना चाहिए, करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो होप सो यहाँ तक आपको बातें क्लियर है। अगर यहाँ तक बातें क्लियर हैं तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। और ये वाला जो पोर्शन मैंने अभी यहाँ पर लेफ्ट कर दिया, देखिए क्विक रिवीजन के नाम से जो दिया गया है, इसमें आपको बताया गया होगा ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, करंट एसेट्स क्या होती है, करंट लायबिलिटीज क्या होती है, वो जो कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। इनको आप एक बार रीड कर लेंगे। ठीक है, करंट रेशो का आपको आइडल रेशो याद रखना है। करंट रेशो का आइडल रेशो होता है 2:1, जिसका मतलब है कि कम से कम 2 गुनी होनी चाहिए हमारी एसेट्स किसके कंपैरिजन में, करंट लायबिलिटीज के कंपैरिजन में। ठीक है, ताकि हम इजिली हम क्या कर सकें, अपनी लायबिलिटीज की पेमेंट कर सकें। वेरी हाई करंट रेशो में लीड टू लो प्रॉफिटेबिलिटी, और वेरी लो करंट रेशो में कोज रिस्क ऑफ सॉल्वेंसी। ठीक है, वेरी हाई करंट रेशो में लीड टू लो प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब जितना ज्यादा होगा उतना नुकसानदेह हो सकता है हमारे लिए, और जितना कम होगा उतना हमारे लिए रिस्की भी हो सकता है कि हम अपने पेमेंट ही ना कर पाए, है ना। ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस अगर देखें क्या होता है, तो रेशो इज यूज्ड टू असेस द फर्म्स एबिलिटी टू मीट द शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, इसको आप एक लाइन में यहाँ पर भी समझें। करंट रेशो जो है वो प्योर रेशो में निकलता है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, मैंने आपको फॉर्मूला अभी भी बताया, दैट इज करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटीज। अब ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास करंट एसेट्स एक है और करंट लायबिलिटीज एक है तो वर्किंग कैपिटल कितनी हो जाएगी, 0। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इफ वर्किंग कैपिटल इज 0 देन व्हाट वुड बी करंट रेशो। तो आपको बताना है करंट रेशो क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, करंट एसेट बटे करंट लायबिलिटी। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब अगर ये 0 है तो 0 कैसे आएगी, ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 3 है तो ये भी 3 है, ये 4 है तो ये भी 4 है, ये 5 है तो ये भी 5 है। मीन्स करंट एसेट्स किसके बराबर है, करंट लायबिलिटीज के बराबर, है ना। तो दोनों बराबर हैं तो बराबर रख दीजिए। मान लीजिए 2 है तो ये भी 2 है, तो रेशो कितना आ जाएगा, 1:1। यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं, तो इस बात को आपने ध्यान रखना है। ये जो है इसी के बारे में बताया गया है, इसको आपने एक बार देख लेना है, क्लियर। तो ये करंट एसेट करंट लायबिलिटी निकालने के लिए मेथड्स है, आप इसको देख सकते हैं, इससे रेशो की कैलकुलेशन की जा सकती है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है और ये जो पीडीएफ है मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ये पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, आप इसके नोट्स बना लें और रेशोज के सारे नाम लिख लें और करंट रेशो का फॉर्मूला लिख लें, ताकि आपको मैं एक दो क्वेश्चन भेजूं तो आप उनको इजिली सोल्व कर सकें। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही रखेंगे। अगर किसी का कोई डाउट है, कोई बात पूछना चाहता है, आकाश, अंकिता, चिराग, तो आप पूछ सकते हैं बेटा। अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। हैव ए गुड डे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए क्लास को, वो भी इसका बेनिफिट ले लेंगे ना। आप अकेले अकेले क्यों बेनिफिट उठाए, दूसरों को भी उठाने दो। हैव ए गुड डे।